हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोस्टा ITI क्लास। इससे पहले हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़े हैं, परमाणु संरचना के बारे में पढ़े हैं, पदार्थ क्या है, पदार्थ मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल्स परमाणु से बनता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स विद्यमान होते हैं, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है ना। इससे पहले एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इससे पहले के वीडियो में परमाणु की त्रिज्या जो है, परमाणु की त्रिज्या और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 होती है और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 होती है। ठीक है ना। तो उसमें हम चित्र में स्मॉल r जो दर्शाए हैं परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, और शायद रिटेन में हम परमाणु की त्रिज्या में स्मॉल r दर्शा दिए हैं, तो वो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कमेंट्स आया था कि आप सर मिसिंग कर दिए हैं इस चीज़ को। तो ये कोई मिसिंग नहीं है, ये स्मॉल r अपने आप से मान लेना है, स्मॉल r और कैपिटल R। ठीक है ना। तो वो बस मानने वाली बात था। ठीक है ना। तो आज हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी लेंगे। इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है इसी के कारण बस ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसीलिए हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना ज़रूरी है हम सभी लोग के लिए। तो आज हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में विद्यमान होती है। यहाँ पे जैसे फिगर के थ्रू हम समझाए हुए हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है उतना ही यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या होती है, यानी 12 तो 12 होगा इसमें, है ना। और ऑर्बिट में पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसके बाद सेकेंड कक्षा में 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 होती है, और उसके बाद बाहरी कक्षा में कुछ अगर कंप्लीट नहीं बना तो एक न एक, अगर यहाँ पे न रहे, यही अगर बाहरी कक्षा रहे तो इसी में एक न एक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी होती है। जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1-2 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान होते हैं। जैसे जितना भी कंडक्टिंग मटेरियल है उसके बाहरी कक्षा में 1-2 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, जो भी केमिस्ट्री चैप्टर पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक संरचना, परमाणु संरचना, उसमें अच्छे से व्याख्या किया गया है। ठीक है ना। तो उसके लिए अलग से हम कोशिश करेंगे वीडियो अपलोड करने के लिए। ठीक ना। तो पहले इसमें समझ लेते हैं। तो अधिकांश मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अधिकांश धातु, जितना भी धातु है ना, उसके अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, सो दूसरे एलिमेंट से पेयर नहीं बना हुआ होता है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे कुछ, जैसे कार्बन संरचना, ठीक है ना, ऐसे पढ़े हैं ना। अब जैसे यहीं पे ऑक्सीजन का है, अगर ये दोनों बना लिया, अगर इसी का एक, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरे कार्बन संरचना में नहीं बना पाता है तो ये क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है ना। तो वो ठीक उसी तरह इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सो बाहरी कक्षा में विद्यमान होता है, सबसे लास्ट ऑर्बिट में, और यही जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहता है। जैसे समझने का और तरीका हम बता देते हैं।
अपने घरेलू स्तर पे ही। जो ज़्यादा गार्जियन के समीप है, क्लोज है, एकदम उनसे बंधे हुए हैं, जो कहते हैं गार्जियन उस तरह से बंधे हुए हैं, तो बिल्कुल वो कमांड में रहते हैं। और जो गार्जियन से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं वही आवारगी करने लगते हैं, यानी घर से दहलीज लांघ देना, है ना। ठीक उसी तरह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सो बाहरी कक्षा में होते हैं और न्यूक्लियस से दूर होने के कारण बस इसमें जो न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है इस पर कम लगता है। जैसे ही गार्जियन से जो दूर होते हैं उसके और गार्जियन के बीच का जो रिलेशन होता है थोड़ा कमज़ोर होता है, ठीक उसी तरह यहाँ इसके और इसके बीच का फोर्स, क्योंकि दूरी है, फोर्स जो है सो कमज़ोर होता है। और कमज़ोर होगा तो ये ऑटोमेटिकली है कि ये भी अपने घर से दूसरे घर में दहलीज रखेगा ही पैर, और जैसे ही दूसरे घर में रखा तो वो तहलका मचाएगा ही मचाएगा। तो ऐसे ही दूसरे घर के जहाँ भी जगह मिल गया वहाँ से संबंध बना लिया, फिर यहाँ भी उसको जगह नहीं मिलेगा, वो फिर तीसरे एलिमेंट से पेयर बनाएगा, चौथे एलिमेंट से बनाएगा। तो ऐसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होते रहता है, उसका कहीं कोई जगह नहीं है। ऐसे ही एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर, है कि नहीं। तो वही एक तरह से आवारगी समझ लीजिए, समझने का तरीका हम बता रहे हैं बस, ठीक है ना। तो ये जो है यही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके बारे में और भी पॉइंट हम लिखा देते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं इस फिगर को, क्या है इसमें, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है ना, पॉजिटिव। और फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, 2 होता है, 1s2, 1p नहीं होता है, 1s2 ही होता है, यानी 1 फर्स्ट ऑर्बिट और 2 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या था। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है। दूसरे कक्षा में देखते हैं 2s2 और 2p6 होता है, तो यानी p6 और 2 6 7 8, 6 + 2 8, तो 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है ना। थर्ड ऑर्बिट में 3s2 3p6, उसके और भी 4s2 4p, जो आप लोग ये पढ़े होंगे 1s 1s 2s 3s 2p 3p, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से पढ़े होंगे, ठीक ना, केमिस्ट्री में। तो उस तरह का ही यहाँ पे है, ठीक ना। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, और बाह्यतम कक्षा अगर 3 है तो 3 है, या 4 है तो 4, जो भी बाह्यतम कक्षा में एक न एक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है सो मुक्त होती है। जो इंसुलेटर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक यहाँ पे जो है ये ऑर्बिट है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, और इसको जो बाहरी कक्षा जो भी है ये बाह्यतम, उसको वायलेंस ऑर्बिट यानी बाहरी कक्षा बोलते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ करेंट, ऐसे ही ये इस ऑर्बिट में आ गया, ये फिर यहाँ आ गया मूव होते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव हो रहा है, ये बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है, यही होता है डायरेक्शन ऑफ करेंट, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसके बारे में समझ में आ गया। और एक और पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन कैसा होता है, 2 तरह का रोटेशन होता है, एक होता है स्पिन रोटेशन, स्पिन मोशन, और दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। केमिस्ट्री की पार्ट है, थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे पृथ्वी अपने कक्ष पे घूम रही है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी अपने कक्ष पे घूमते रहती है। हमारे शरीर में भी मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अपने कक्ष पे घूमते रहती है, ठीक ना। इसमें भी मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है, हर पदार्थ में मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन्स, वो जो है सो अपने कक्ष पे घूमते रहती है, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो नाभिक है इसके भी चक्कर काटते रहती है,
तो दो तरह का मोशन होता है। कैसे होता है, जैसे ये ऑर्बिट है ना, तो इसके चारों ओर का चक्कर काटती है और ऐसे करके चक्कर काटते रहती है, ठीक ना, अपने कक्ष पे भी और इसके चारों तरफ इस तरह से इसका रोटेशन होते रहता है। ये नहीं कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है एक ही दिशा में ऐसे मूव करता है, सो नहीं। एक इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे मूव करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स उसी कक्षा का ऐसे, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, चौथा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ऐसे करके मूवमेंट होते रहता है। कहीं हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है दो तरह का होता है। एक होता है स्पिन मोशन, दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन होता है कि अपने कक्ष पे ही घूमती है इलेक्ट्रॉन्स, और ऑर्बिटल मोशन होता है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है, मतलब ऑर्बिट में घूमते रहती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट हम लिखा ही देते हैं। आइए देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में दो तरह की गतियां विद्यमान होती है, एक होता है स्पिन मोशन, एक होता है ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन जो अपने ही अक्ष पे, जैसे पृथ्वी घूर्णन करते रहती है अपने ही अक्ष पे, ठीक है ना, तो यही स्पिन मोशन चक्रण गति। इस गति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स अपने ही धुरी पर लट्टू की भांति घूमते रहता है, ठीक है ना। सेकेंड होता है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन कक्षीय गति, यानी अपने ऑर्बिट अपने कक्षा में घूमते रहती है, अपने कक्षा में रहते हुए नाभिक के चारों ओर घूमते रहती है, यानी इस गति के अंतर्गत अपने ही कक्षा में रहते हुए नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहती है। जैसे यही इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए परमाणु संरचना पहले देख लीजिए। बीच में जो होता है सो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, उसका कोई ये द्रव ये होता है, आवेशहीन होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, जो दोनों न्यूक्लियस में होता है, नाभिक के अंदर होता है, ठीक है ना। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है, उन कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान होते हैं। ये कक्षाएं हैं, यही परमाणु संरचना होती है, और इसी तरह का रोटेशन होते रहता है। एक इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेगा तो दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, इस तरह का लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, इस तरह का रोटेशन होते रहता है। और समझ लीजिए कि ये जो हमारा स्केच है या जो भी बुक है या हमारा शर्ट है या शर्ट का बटन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इस समय मौजूद है और वो घूम रहा है अपने कक्षा में। पता चल रहा है कि ये घूम रहा है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, भले इसमें कंडक्टिंग मटेरियल मतलब विद्युत धारा का प्रवाह न हो, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूम रहा है ना। मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं ना, हर पदार्थ कहीं ना कहीं मोशन अवस्था में है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जो अपने ऑर्बिट में, अपने कक्ष पे दो तरह के मोशन से घूम रही है, एक स्पिन मोशन से और दूसरा ऑर्बिटल मोशन से, ठीक है। और भी पॉइंट है, बता देते हैं। चलिए, नाभिक से दूर होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन लगभग मुक्त अवस्था में पाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है, ठीक है ना। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है वही मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठोस धातु के तार में, जो भी ठोस धातु है उसके तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण बस ही होता है। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, जो न्यूक्लियस के समीप है, वो ऑलरेडी बॉन्डेड होता है, ठीक है ना। तो वो उसका प्रवाह नहीं होता है, न धन आवेश का प्रवाह होता है और न ही जो न्यूक्लियस के समीप का इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका प्रवाह होता है। होता किसका है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के का ही होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन पूछा जाए तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, फिर प्रवाह, न कि इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में भी दो तरह का हो गया,
तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ही प्रवाह करती हैं। जो न्यूक्लियस से दूरी पे हो, जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हो, वही होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, के कारण होता है। जबकि विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइसिस ये क्या होता है, जैसे पानी और H2SO4 का मिश्रण, जो सेल एंड बैटरी में हम पढ़ेंगे, H2SO4 जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हाइड्रोजन और सल्फेट, ये जो वहाँ जो रिएक्शन होता है, यानी विद्युत अपघटय में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। तो क्या होता है आयन? इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता, वही आयन होता है। यानी हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता, यानी फाइनली उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का ही प्रवाह है ना। ऑल इन वन जहाँ भी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का ही प्रवाह। और इलेक्ट्रॉन्स कौन सा? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे इलेक्ट्रीशियन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जो भी इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ICTSM हो, जहाँ भी विद्युत धारा का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ही सबसे इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण बस ही ये धारा का प्रवाह होता है। अब नेक्स्ट टर्म हम चल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज। तो आप लोगों को कुछ देर के लिए होल्ड कर रहे हैं कि क्या होता है करेंट और क्या होता है वोल्टेज, ठीक है ना। इसका जवाब थोड़ा रिपीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करेंट एक अदिश राशि होता है, वोल्टेज एक सदिश राशि होता है। बहुत जगह पॉइंट दिया रहेगा कि वोल्टेज एक अदिश राशि होता है, लेकिन अदिश राशि नहीं होता है, वोल्टेज एक सदिश राशि होता है। उसका एक्सप्लेन हम कर देते हैं। अगर उसको अदिश राशि कहेंगे तो अदिश राशि में स्केलर एडिशन में 3 फेज का सम जो होता है वो हो जाएगा 660 वोल्टेज। एक यहीं पे क्वेश्चन बनता है इसी में कि सिंगल फेज में वोल्टेज कितना होता है, 2 फेज में वोल्टेज कितना होता है और 3 फेज में वोल्टेज कितना होता है। तो ये भी हम जवाब दे देते हैं। सिंगल फेज में 220, 230 वोल्टेज होते हैं। 2 फेज में 2 फेज का सम, 2 फेज का योग 440 वोल्ट होता है और 3 फेज का भी वोल्टेज 440 ही होता है। और ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है VVI एक्सटर्नल के लिए, वाइवा वॉइस के लिए, कि 3 फेज का सम कितना होता है? 440 वोल्ट होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। तो उसका भी रीज़न है, अगर स्केलर एडिशन करते तो 660 वोल्टेज होते हैं, लेकिन वोल्टेज में क्या होता है, वेक्टर सम करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं, तो उसी के कारण 3 फेज का सम जो होता है सो 440 वोल्ट होता है, ठीक है ना। इसका डिस्क्राइब हम करेंगे AC करंट जब पढ़ाएंगे तब, उसमें कि 3 फेज का सम 440 वोल्ट कैसे होता है, ठीक ना, बाय ग्राफ, ठीक है। उससे पहले हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी लेना है, AC क्या है, DC क्या है, करंट, वोल्टेज, विभवांतर, इलेक्ट्रिकल टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स हैं। उसके बाद ये समझने में काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि करंट एक अदिश राशि है और वेक्टर एक सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे एक एक्सटर्नल में हम खुद पूछे बच्चे से कि धारा क्या होता है, तो उसने जवाब दिया पानी की गति को धारा कहते हैं। तो वो कोई गलत जवाब नहीं दिया, वो बिल्कुल सही जवाब दिया, पानी की गति को धारा कहते हैं। हमने धारा न पूछा था, किस चीज़ का धारा वो तो नहीं पूछा मैंने,
तो हर हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम विद्युत धारा में कहेंगे तो क्वेश्चन करना है विद्युत धारा क्या है, आवेशों की प्रवाह या इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। धारा समझ लेते हैं। धारा बाढ़ के मौसम में, बाढ़ के टाइम में नदी में ज़्यादा पानी की गति रहती है तो क्या कहते हैं हम लोग, पानी में करंट ज़्यादा है, पानी की में धार ज़्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। धारा जो होता है सो एक गति होता है, पानी की गति, पानी की धारा, इलेक्ट्रॉन्स की गति, विद्युत धारा, ठीक है ना। तो धारा हो गया गति। अब जिस चीज़ का गति हो, पानी की गति हो, इलेक्ट्रॉन्स की गति हो या आवेश की गति हो, गति को ही धारा कहते हैं, ठीक है ना। और वोल्टेज जो होता है सो फोर्स को वोल्टेज कहते हैं। अब कैसे फोर्स को वोल्टेज कहते हैं वो भी आगे हम बता रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी करंट को I से डिनोट करते हैं, यानी I बराबर Q/T होता है, ठीक है। वोल्टेज एकांक आवेश को, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन्स को अनंत से या एक जगह से किसी बिंदु तक या दूसरे जगह तक लाने में किया गया कार्य, कार्य क्या हो गया, लाने में किया गया कार्य, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है फोर्स से ना। तब जब तक ताकत नहीं लगेगा तब तक एक जगह से दूसरे जगह कैसे लेके जाएगा, है ना। किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, यानी V = W/Q, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है सो एम्पियर होता है, यानी कूलम पर सेकेंड होता है, ठीक है। वोल्टेज का मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं एम्पियर क्या होता है। एक एम्पियर का धारा का मान जो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। कितना होता है, इतना इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह हो जाए शरीर से। अगर एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर यानी 6.25 यानी 6 पे 18 को शून्य दे दो, उतना इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में प्रवाह हो गया, यानी 1 एम्पियर की धारा प्रवाह हो रहा है। तो खतरनाक हुआ ना। 1 एम्पियर 2 एम्पियर की धारा प्रवाह हो जाएगा तो ख़त्म है कि नहीं। एक सेकेंड में काफ़ी समय हो जाता है, एक सेकेंड। यहाँ तो 0.02 सेकेंड में 2 बार छूटने की चांसेस रहती है और उसी में इंसान बचते हैं। अब वो 0.02 सेकेंड क्या होता है, हम डिफरेंस बिटवीन, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम AC एंड DC पे चर्चा करेंगे, तो उसी में हम बताएंगे कि 0.02 साइकिल में 2 बार 0 वोल्टेज होती है और उसी में छूटने की चांसेस होती है, ठीक है ना। AC में, DC में नहीं, DC तो और ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो ये होता है, इतना इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर से प्रवाह हो रहा है। अभी तक क्या समझ में आया, इसको और अच्छे सरल भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। करंट एंड वोल्टेज को आराम से समझना है। एक आप जनरेटर देख रहे हैं, एक आप पंपिंग सेट, जो रूरल एरिया गांव से बिलोंग करते हैं पंपिंग सेट ज़रूर यूज किए होंगे। जो फार्मर, जो किसानी घर से बिलोंग कर रहे हैं पंपिंग सेट ज़रूर देख रहे होंगे, ठीक है ना। वाटर पंप सेट वो क्या करती है काम, तालाब में स्थिर पानी या अंदर सॉरी भूमि के अंदर से, या भूमि के अंदर भी स्थिर पानी या फिर तालाब में स्थिर पानी, उस पानी में कोई मोशन नहीं है, ठीक है ना, स्थिर पानी है, ठीक, उसको खींच के फेंकने का काम कर रही है। और पाइप के द्वारा हो या नाला के द्वारा हो, क्या होता है, पानी में गति आ रहा है, ठीक है ना। तो वो जो पानी में गति आ गया वो धारा हो गया, और वो स्थिर है, उसमें धारा नहीं है। धारा कब जनरेट हो रहा है, जब उसमें फोर्स लग रहा है तब। यानी ओम्स लॉ क्या कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, है ना। वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, है ना। तो यानी इसमें वाटर पंप जितना HP का लेंगे, जितना ज़्यादा पावर लगाएंगे उतना ज़्यादा पानी में गति ज़्यादा होगा,
है कि ना। यानी स्थिर पानी को गति कौन प्रदान कर रही है, पंप सेट, ठीक है। तो वहाँ पंप क्या हो गया, फोर्स दे रही है, वोल्ट का काम कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं जनरेटर में। जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर में क्या होता है, इधर तालाब में क्या था, पानी का हब। आर्मेचर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, कॉइल्स का हब। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का हब होता है। इलेक्ट्रॉन्स वही मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराना, ठीक है ना। आगे हम आर्मेचर के बारे में डिटेल से बताएंगे। उसमें क्या होता है, पंप, उसमें भी पंप सेट रहता है, पंप नहीं रहता है, वो मशीन्स रहते हैं, डीजल इंजन रहते हैं। उससे मैकेनिकल एनर्जी देके यानी फोर्स देके उसमें क्या होता है, आर्मेचर को घुमाने का काम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो किसी तरह यांत्रिक ऊर्जा देके उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के हब को खींच के वायर के थ्रू फेंकने का काम कर रही हैं। तो क्या हो रहा है, वायर में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स में गति आ रही है, यानी आवेश की गति हो रही है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, करंट हो रहा है, करंट जा रहा है, यानी आवेश की गति, आवेशों का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है। और इधर क्या हो गया, जनरेटर का आर्मेचर में इलेक्ट्रॉन्स का हब जो स्थिर है, ठीक है ना। तो ये जनरेटर क्या काम की, वोल्टेज का काम की ना। तो साधारण सा लैंग्वेज में समझ लीजिए कि वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स हो गया। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना, उसका भी मात्रक वोल्ट होता है और विभव का भी मात्रक वोल्ट ही होता है, वोल्टेज, है ना। तो दोनों सेम ही हुआ, वहाँ भी फोर्स जनरेट हो रहा है आर्मेचर में। तो क्या हो गया वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स हो गया। मैकेनिकल लैंग्वेज में एक प्रकार का बल है और इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है। आसान सा लैंग्वेज में समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि करंट जो है सो गति हो गया और वोल्टेज जो हो गया सो फोर्स हो गया एक प्रकार का। यानी मोशन इन चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। यानी इलेक्ट्रॉन्स की गति या आवेश की गति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। पानी की गति को पानी की धारा, ठीक है ना। इधर देखते हैं, एक फोर्स हो गया और वो फोर्स किस पे लगता है, इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है। इलेक्ट्रॉन्स आर्मेचर का कॉइल से क्या होता है, आर्मेचर के कॉइल्स में इलेक्ट्रॉन्स को खींच के फेंकने का काम कर रही है। क्या कर रही है, उसमें जो कॉइल्स में जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है, आवारा इलेक्ट्रॉन से, उसको दूसरा नाम हम अपने तरफ से दे रहे हैं, ऐसा नहीं दे कि आवारा इलेक्ट्रॉन्स बोलना है। जो न्यूक्लियस से बॉन्डेशन कम, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग न रहे, जो गार्डियन से दूर रहे, और जो आवारगी करे तो नहीं गांव में तहलका मचा देता, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। समझने का तरीका जो प्रीवियस में बताए हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, उस पे फोर्स लगाता है, वोल्ट। तो वही चीज़ है, फोर्स ऑन चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वोल्टेज। यानी आवेश पर लगा बल विभव कहलाता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। और इससे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाए हैं, उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और परमाणु, अणु, पदार्थ, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे डिफरेंस बिटवीन फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, इसके बाद फिर ट्रांसमिशन का हिंट्स इसी चैप्टर में दे देते हैं, इसीलिए कि ये जो चैप्टर है, ये भी चैप्टर सभी ट्रेड के लिए कॉमन्स होते हैं। तो दूसरे ट्रेड के भी बच्चे पढ़ेंगे तो इसमें वो सब चीज़ शॉर्टकट में थोड़ा सा उनको कंटेंट मिल जाएगा। तो ट्रांसमिशन से भी थोड़ा सा हम बता देते हैं, और आगे आप लोगों को तो ट्रांसमिशन डिटेल से पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस बिटवीन फेज, अर्थिंग एंड न्यूट्रल्स और ट्रांसमिशन, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा तो और अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद,